अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास 9th चैप्टर 7 बायोएनर्जेटिक्स को स्टडी कर रहे थे, जिसमें लास्ट टाइम हमने फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया। हमने उसमें फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड और मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन पढ़े। तो आज हम रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट स्टडी करने जा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में लाइट का और क्लोरोफिल का क्या रोल है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस नाम से ही जाहिर है कि लाइट की मौजूदगी में फॉर्मेशन होना, किसी चीज़ का बनना। तो इसका मतलब कि लाइट का तो बहुत अहम रोल है। अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो। अब क्लोरोफिल क्या चीज़ है? तो लाइट किसी न किसी चीज़ के ज़रिए प्लांट के अंदर तो जानी है यूज़ होने के लिए। वो एक सब्सटेंस है, एक पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको आगे पहुंचाता है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन होने हैं, और वहाँ पे उनका रिएक्शन जो है क्लोरोफिल में वो होता है। अब क्लोरोफिल जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो लाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उसके एब्जॉर्ब होने से जब वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि एनर्जी जो है वो वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इसी तरह जो लाइट है, लाइट एनर्जी जब एब्जॉर्ब होगी तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी क्लोरोफिल के अंदर, और फिर वो फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल होगी। अब नेक्स्ट कि कितनी लाइट, मतलब कि सूरज से तो बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, तो कितनी लाइट जो है वो प्लांट, क्या सारी की सारी ऑब्जर्व कर रहे हैं प्लांट? नहीं। तो क्लोरोफिल ओनली 1% ऑफ लाइट जो है वो ऑब्जर्व करता है। सनलाइट में से सिर्फ 1% लाइट को ऑब्जर्व करता है, बाकी की सारी लाइट जो है वो ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब कि वो उससे टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर किसी और चीज में चली जाती है, वो उसमें एब्जॉर्ब नहीं। क्योंकि हमें पता है कि हम हर काम में, हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज लेनी है तो हम उतनी लेते हैं जितनी हमें जरूरत हो। तो जितनी प्लांट को जरूरत होती है वो एनर्जी को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी रिफ्लेक्ट होके वापस। अब क्लोरोफिल के मुख्तलिफ पिगमेंट मुख्तलिफ जगह पे मौजूद होते हैं और वो मुख्तलिफ तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। हमें बताया है कि सनलाइट में मुख्तलिफ तरह के जो वेवलेंथ ऑफ लाइट मौजूद है, मुख्तलिफ कलर जो है वो मौजूद हैं लाइट के, रेड है, ब्लू है, इस तरह। तो मुख्तलिफ जो है वो उनका इफेक्ट भी होता है। मतलब कि जो रेड लाइट है उसका फोटोसिंथेसिस में और काम होगा, और तरीके से करेगा, ब्लू और तरीके से करेगा, येलो है तो वो और, जितने भी उसमें कलर होंगे वो उनकी मुख्तलिफ इफेक्ट है उसके ऊपर होती है। तो ज्यादा इफेक्टिव जो है वो रेड और ब्लू लाइट जो है उनको माना जाए। अब एक की पॉइंट आ गया फोटो सिस्टम। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो क्लोरोफिल के मुख्तलिफ पिगमेंट एक सिस्टम के तौर पर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, मुख्तलिफ जगह पे अपनी पोजीशन उन्होंने लिए है और मुख्तलिफ टाइप ऑफ जो है वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कोई ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई कम वाली को कर रहा है। तो इनको कहते हैं कि ये एक पूरा जो ऑर्गेनाइज सिस्टम बना हुआ है, ये इसको कहते हैं फोटो सिस्टम। अब क्लोरोफिल के क्या एग्जाम है? क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, कैरोटीनॉइड्स भी हैं। तो जो क्लोरोफिल ए है वो मोस्ट इफेक्टिव है, वो लाइट को बड़े अच्छे तरीके से, ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटो सिस्टम करता है। जो बाकी हैं क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड, वो उसके बाद जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब कि जो वेवलेंथ क्लोरोफिल ए ने एब्जॉर्ब नहीं की उसको क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब करेंगे। इन्हें कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट। और क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट है जो मोस्ट इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। इस तरह हमने पढ़ा कि अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, क्योंकि किसी भी काम करने के लिए, वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए वो एनर्जी सनलाइट। और क्लोरोफिल, तो जब क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो लाइट एब्जॉर्ब कैसे होगी, और एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो इसलिए बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी के साथ हम एक छोटा सा टॉपिक स्टडी करते हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे चीजें जिनके जरिए फोटोसिंथेसिस का अमल में रुकावट आती है या वो स्टॉप हो जाता है, तो उसको कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स। अब कौन कौन से हैं? हमने पढ़ा कि लाइट है, लाइट एक फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को कर रहा है। उसके बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस को कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी फोटोसिंथेसिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो रॉ मटेरियल है, वो नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो वो भी लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे काम कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटिंग फैक्टर है वो लाइट है और टेम्परेचर है। तो हमें पता है कि हमने कहा कि जितनी ज़्यादा लाइट होगी, अब जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, बंदा उतना ज़्यादा काम करता है। अब मेरे में एनर्जी ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा वर्क करूँगा। अगर मैंने खाना जो है वो अच्छा खासा खाया हुआ है और मेरे में बहुत एनर्जी है तो मैं ज़्यादा वर्क करूँगा। अगर मैंने कम खाया हुआ है, मेरे में एनर्जी कम है, तो मैं वर्क कम करूँगा। इसका मतलब कि लाइट एनर्जी जो है, ये लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटोसिंथेसिस के अमल में। मतलब कि अगर लाइट एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी
तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होती जाएगी। अगर लाइट एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी तो फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज होती। नंबर 2 है टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी इसी तरह है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस का अमल अच्छे से होगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा तो क्या होगा को जो ड्रॉप्स या वाटर है वो प्लांट की या लीव की सरफेस पे भी आए हैं तो वो जमना शुरू अगर हो जाए, वो हार्ड फॉर्म में क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तो वो कैसे प्लांट उस वाटर मॉलिक्यूल को यूज़ कर सकता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर को भी एक लिमिट में रहना है, एक अच्छी लिमिट में, ताकि क्या हो सके फोटोसिंथेसिस का अमल अच्छा हो सके। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो भी क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा फिर भी वेपर्स बन जाएंगे, फिर भी नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर बहुत ज़्यादा कम होगा तो भी क्या होगा कि क्रिस्टल बनना शुरू हो गए, आइस बनना शुरू होगी, तो भी वाटर नहीं यूज़ हो सकता। तो इसका मतलब टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक लिमिट के दौरान, एक लिमिट के अंदर जो है वो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर वो लिमिट को बहुत ज़्यादा लिमिट को ही जो है वो उससे बढ़ जाएगा टेम्परेचर, तो फिर भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। और अगर उस लिमिट से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा टेम्परेचर तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं। नंबर 2 है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें जाहिर सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ज़्यादा जो है वो फूड मटेरियल बनेगा, जितनी कम होगी उतना कम बनेगा। तो इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे रिएक्ट कर सकता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाएगा। अगर एटमॉस्फेयर में एक लेवल से, जैसा कि हमने टेम्परेचर में लेवल की बात की, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में भी एक लेवल से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई ना अगर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड, तो भी जो स्टोमेटा है लीव के वो जो है क्लोज हो जाएंगे। और अगर वो क्लोज हो गए तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का अमल डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब एक लेवल जो है वो बरकरार रखना जरूरी है, और उस लेवल तक जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, लाइट के एंड कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और अगर उस लेवल से बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होगा तो वो प्रोसेस रुक जाएगा।